नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्लास 12 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप जेई की या नीट की तैयारी कर रहे हो अपने बोर्ड के साथ साथ, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। आज की क्लास पूरी तरीके से इंट्रो क्लास होने वाली है, तो बहुत ध्यान से तरीके से अपने नोट्स बनाते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करेंगे सर मैग्नेटिज्म। क्या सर? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। हाँ जी, ये जो वर्ड है, जैसा कि मैंने कहा, आज की पूरी क्लास इंट्रो क्लास होने वाली है। बहुत ध्यान से समझना, और एक बार समझ लिया मतलब आखिरी बार समझ लिया सही तरीके से। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ना दो वर्ड से मिलके बना है। कितने? दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है इसके अंदर इलेक्ट्रो, एक वर्ड क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा वर्ड इसी के अंदर हम देख सकते हैं, वो क्या है आपका? मैग्नेटिज्म। क्या है सर? मैग्नेटिज्म। एक्चुअली क्या है, ये जो दो सब्जेक्ट थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट माना जाता था पहले, प्राचीन समय, मतलब ज्यादा प्राचीन भी नहीं, पहले के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता था। इन दोनों में कुछ भी यूनिफाइड नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सर हम इसमें ज्यादातर बात करते थे किसकी? चार्जेस की। किसकी सर? चार्जेस की ऑन प्लास्टिक रॉड्स, ग्लास रॉड्स, कैट्स फर। या हम बात करें, इसमें बात करते हैं हम किसकी? लाइटनिंग की। हाँ जी, लाइटनिंग तो आप जानते ही हो ना, बिजली का कड़कना, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग आप जानती है, उसकी हम बात करते थे, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी बातें हम इनमें क्या करते थे। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिज्म की बात की जाए, तो मैग्नेटिज्म हम क्या बात करते थे सर? इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है, हम उसकी बात करते थे। ठीक है जी, किसकी? इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स, बिटवीन मैग्नेट्स। या हम बात करें कंपास निडल, सर कंपास निडल भी हम इसी में देखा करते थे। कंपास निडल, आयरन फिलिंग्स, ठीक है, एक्सेट्रा। हम ये सारी बातें कहाँ करते थे? मैग्नेटिज्म में बात करते थे। लेकिन क्या हुआ, कि इन 1820 एक वैज्ञानिक हुए, ऑरस्टेड। हाँ जी सर, क्या नाम था उनका? ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि जब किसी कंपास निडल को करंट कैरिंग वायर के पास लाया जाता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? डिफ्लेक्शन होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूं तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ ऑरस्टेड ने क्या देखा अपने एक एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कंपास निडल है, हाँ जी, क्या सर? compass needle is deflected near current carrying wire। क्या बात समझे आप? ऑरेस्टेड ने अराउंड 1820, ऑरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी करंट कैरिंग वायर, कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास अगर आप किसी कंपास निडल को लेके जाएं, कंपास को लेके जाएं, तो जो उसकी निडल है ना, वो डिफ्लेक्शंस दिखाती है, वो डिफ्लेक्ट होती है। समझ में आया? अब इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट किया दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था क्या सर? एम्पियर। क्या सर? एम्पियर एंड फैराडे। हाँ सर, एम्पियर और फैराडे ने ऑरेस्टेड के इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट किया। इन लोगों ने कहा भी, इन दोनों ने क्या कहा कि जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी सर, क्या समझे? चार्जेस जो कि मोशन में होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, क्या कहा, कि जो मूविंग मैग्नेट होती है, मूविंग मैग्नेट जनरेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर है? ऑरस्टेड ने ऑब्जर्वेशन किया, उसने देखा,
एम्पियर और फेराडे ने इस बात को सपोर्ट किया कि हाँ सर ऐसा होता है, जो मूविंग चार्ज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मूविंग मैग्नेट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। सर उन्होंने इस बात को जाना। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट यूनिफाइड कब हुए? ये दोनों सब्जेक्ट यूनिफाइड हुए जब मैक्सवेल और लॉरेंज, सर हाँ जी, ये भी दो साइंटिस्ट के ही नाम है, मैक्सवेल और लॉरेंज। सर ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट एक थ्योरी लेकर आए। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या किया सर, इन दोनों सब्जेक्ट का इंटरडिपेंडेंस दिखाया। या सीधी सीधी बात मैं लिखना चाहूंगा कि लॉरेंज और मैक्सवेल इन्होंने शो किया, क्या शो किया? इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट, शोड इंटरडिपेंडेंस, हम सीधी सीधे लिख देते हैं interdependence of the two subjects ओके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इन दोनों सब्जेक्ट्स का क्या दिखाया? इंटरडिपेंडेंस दिखाया एक दूसरे के ऊपर। ओके जी, तो वहां से हमें क्या पता चला कि दोनों ये जो दोनों फील्ड थे, दोनों सब्जेक्ट थे, इनको क्या किया दिया सर? यूनिफाइड कर दिया, इनका यूनिफिकेशन कर दिया गया। सब किसकी मदद से? मैक्सवेल और लॉरेंज की थ्योरी की मदद से। और जो फील्ड था उसी फील्ड को हमने क्या नाम दिया सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम दे दिया। बात क्लियर है कि नहीं है? सही है। चलिए जी, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे क्या, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है जी, क्या चीज सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आप बेसिकली क्या करने वाले हो? चार्ज की स्टडी करने वाले हो। किसकी स्टडी करने वाले हो? चार्ज की। हाँ जी सर, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है तो मैं बस यही कह सकता हूं, स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है जी, क्या सर? स्टडी ऑफ चार्ज। आप चार्ज के ऊपर स्टडी करोगे, चार्ज की पूरी रिसर्च कर डालोगे, किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। बात सही है। अच्छा, चार्ज की जो स्टडी है इसको हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, चार्ज की स्टडी को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो करेंगे व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। हाँ जी, क्या कहा मैंने? जब चार्ज आपका रेस्ट पर होगा। शांतिपूर्वक बने रहे मेरे साथ, सारी चीजें बताऊंगा चार्ज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बने रहो। मैंने क्या कहा? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज आपका रेस्ट पर होगा। और इसी ब्रांच को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बात समझ में आई? जब चार्ज रेस्ट पर होगा, हम उसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो उस ब्रांच को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो स्टैटिक वर्ड आ रहा है ना, स्टैटिक, ठीक है, यही के यही देख लीजिए, ये जो वर्ड आ रहा है ना स्टैटिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग दैट डज नॉट मूव। ध्यान रखना, एनीथिंग दैट does not move और change with time। हाँ जी, ये भी लिख लीजिए, और change with time। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या कहा हमने? स्टैटिक का मतलब क्या है? कुछ भी जो बदलता नहीं है, जो चेंज, जो मूव नहीं करता या बदलता नहीं है, किसके साथ? टाइम के साथ। क्या बात समझ में आई? स्टैटिक का क्या मतलब है? ठीक है, तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि चार्ज जो कि रेस्ट पर होगा उसकी स्टडी करेंगे। उस ब्रांच को ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या कह दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक कह दिया। अच्छा जी, तो सर इसके अलावा एक और चीज आपने बताई थी, वो क्या था? वो ये था बेटा, हमने देखा कि रेस्ट पर है चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मूव करेगा, व्हेन चार्ज इज मूविंग, जब चार्ज आपका मूव करेगा तो हमने उस ब्रांच को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ जी, क्या नाम दे दिया हमने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका पहला ही टॉपिक है। 12th क्लास की बुक जैसे ही आप खोलोगे, एनसीईआरटी की या जो भी आप फॉलो करते हो, जैसे ही आप खोलोगे तो आपके पास कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक ही टॉपिक आने वाला है। आज हम इसी का और इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे कि कहा, आज की क्लास फुल इंट्रो क्लास है
और आप यहाँ से बेसिक को समझ पाएंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जैसा कि हमने कहा, जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाएगा, मूवमेंट करने लग जाएगा, तो क्या होगा सर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वहां हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, मैग्नेटिज्म की बात कर रहे होंगे। एसी पढ़ेंगे एसी के अंदर, ठीक है। क्या क्या, अच्छा जी। इसके अलावा हाँ, जो चार्ज है ये मोशन कैसे कर सकता है सर, या तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो सर आपका वही मैग्नेटिज्म आ गया, एसी आ गया। इसके अलावा आपका और भी टॉपिक आएंगे। इस और जो चार्ज है अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो सर वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। व्हेन चार्ज, जब भी कोई चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। उससे उस चीज को हम वहां पढ़ेंगे। कितनी बात समझ में आई कि नहीं, बताइए कितनी बात कंप्लीट है। और जैसा कि हमने कहा, अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अब आप यहां तक तो पहुंच गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वास्तव में है क्या, बात समझ में आई। व्हेन यू स्टडी द चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट, तो इस ब्रांच को ही हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम दे दिया। कितनी बात सही है। चलिए जी, अब हम बात करेंगे सिंपल किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं, हल्की फुल्की बातें जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ जी। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं, यही, क्या आपने कुछ चीजें, देखो साइंस में क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, फिर अपने उसके ऊपर क्या जवाब देते हो, जवाब देते हो, ढूंढते हो, उस चीजों को प्रूव करते हो। सही बात है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अब मैं सिंपल आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे सर्दियों का मौसम चल ही रहा है, ठीक है। जब भी आप अपने स्वेटर को उतारते हो तो कभी क्रैकल साउंड सुना है कि नहीं सुना, कुछ कड़कड़ाने की आवाज आती है कि नहीं आती है, कंबल को झटकारते हो ऐसे करके कुछ आवाज आती है कि नहीं आती। हम बचपन में ना एक खेल खेला करते थे, अपने एक दोस्त को कुर्सी पे बैठा, पीछे से तौलिया दी मार देता, धा, 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 और बाद में उस दोस्त को उठ करके उस दोस्त को ना टच करते थे कहीं पर उसकी बॉडी पर, तो एकदम ना एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता था। ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होता था, कभी माइंड में आया ऐसा क्यों होता था। या आप लाइटनिंग देखते हो, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, तो आपने देखा लाइटनिंग होती है, बूम, है ना। तो वो लाइटनिंग क्यों होती है, मतलब इस तरह का कभी माइंड में विचार आया कि नहीं आया, ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते। लाओ, अगर नहीं आते तो लाओ, बात क्लियर है कि नहीं है। कभी कभी आपने एक एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस किया होगा, जब भी आपने कभी कार का शीशा भी कभी कार का डोर अगर आप खोल रहे हो, या फिर बस में बैठे बैठे अगर किसी आयरन बार को एकदम से पकड़ो तो आपको एक शॉक महसूस होता है। इवन जब आप अपने किसी फ्रेंड को टच करते हो बॉडी पर, कभी रेयर चांस है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो सर ये क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको कई बार इसका शायद जवाब सुनने के लिए मिला होगा कि ये सब हो रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हाँ जी, समझ में आया। ये सब हो रहा है किसकी वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से। ये आपने कई बार सुना होगा कि ऐसा हुआ क्योंकि हमारे ऊपर या फिर आपके दोस्त के ऊपर क्या हुआ सर, स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया, चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, और उस चार्ज के डिस्चार्ज होने की वजह से ही आपको शॉक महसूस हुआ। आपको वो शॉक महसूस हुआ। क्या इतनी छोटी सी बात समझ में आई, क्या आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो स्टैटिक चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, ये जो स्टैटिक चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, इस चार्ज की वजह से ही कुछ चीजें अराइज होंगी, फील्ड, पोटेंशियल, ठीक है, या उन्हीं के द्वारा फोर्सेस। तो उन सबकी जो स्टडी हम करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने वाले हैं। तो सीधी सादी डेफिनेशन अगर इसकी लिखना भी मैं चाहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स with the with the study of forces, study of the forces, fields and potential and potentials due to, या आप लिख सकते हो arise due to static charge, static charges। हाँ जी, बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं चार्ज की।
हाँ जी, इतना जानना हमारे जरूरी था। जरूरी क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब क्योंकि हमने इस पूरे में ज्यादातर बात किसकी की? चार्ज की। चार्ज की, यहाँ भी चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ भी चार्ज, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने बता दिया। क्या? स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की ही स्टडी करने वाले हैं, चार्ज की ही पूरी रिसर्च करने वाले हैं। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और बहुत ज्यादा शानदार टॉपिक है और उससे आपका एग्जाम बहुत भरा हुआ मिलेगा। मींस इससे आने वाले क्वेश्चंस से। बात क्लियर है कि नहीं है? सही है। चलिए जी, बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, इतना सब आप नोट कर लीजिए, इतना सब आप नोट कर लीजिए। अब चर्चा करते हैं चार्ज के ऊपर। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं चर्चा ऑन चार्ज। चाहो तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो मेरे भाइयों, प्यारे साथियों, चर्चा ऑन चार्ज। हम चार्ज के ऊपर फुल चर्चा करने वाले हैं और ध्यान से सुनते हो जाना हर एक एक बात को। चाहो तो नोट कर लेना, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए जी, चार्ज के ऊपर चर्चा करते हैं। सर, अराउंड 600 BC, अराउंड 600 BC बिफोर क्राइस्ट, या क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले, ग्रीस नामक देश, ठीक है जी, ग्रीस के मिलेटस के एक ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम समझे सर? जिनका नाम था थेल्स। बात समझ में आई? 600 BC में ग्रीस के मिलेटस के एक ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। अब मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि थेल्स ने सबसे पहले एक बात ऑब्जर्व की। क्या बात ऑब्जर्व की? कि जब एम्बर नामक सब्सटेंस को, एम्बर एक सब्सटेंस है, ओके, और एम्बर नामक सब्सटेंस को क्या चीज देखी इन्होंने? कि जब एम्बर को सिल्क के साथ या वूल के साथ रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, सिल्क क्लॉथ ले लिया या वूल का क्लॉथ ले लिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एम्बर को यूं रगड़ा। तो रगड़ने के बाद उन्होंने ये जाना कि एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है। बाय दैट प्रॉपर्टी इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक पिट्स ऑफ पेपर्स, पेपर के टुकड़े या स्ट्रॉज या पिट बॉल्स, ठीक है। तो हमने ये देखा, मतलब थेल्स ने ये देखा कि जब एम्बर को सिल्क या वूल के साथ रब किया जाता है, ये एम्बर के पास एक तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है जिस प्रॉपर्टी से ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। और ये सारी चीजें तो हम भी करते थे बचपन में, स्कूल में। अपना स्केल निकाला, फोटा और बालों पे यूं रगड़ा, ये, और रगड़ने के बाद हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपका के दिखाते थे। जादू करते थे कि नहीं करते थे? अब भी करते हो कि नहीं करते हो? करके देखो भाई, साइंस का एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। या इससे भी अच्छा एक्सपेरिमेंट हम आज भी कर लेते हैं। बलून फुलाना, फुलाने के बाद अपने स्वेटर से या अपने बालों से खूब अच्छे से रगड़ना, अपनी टीवी स्क्रीन पे के पास लेके जाना, पैसा चिपक जाएगा। बलून चिपक जाएगा, तुम नहीं, बलून चिपक जाएगा। ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, उनके पास एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं सर? अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई तो वजह है इसके पीछे, सारी वजह आज मैं पोल खोल दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। फुल इंट्रो क्लास है, चार्ज का भी आज पूरा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? सही है। या एक और, कंघे को, कॉम को बालों में काढ़ो, सूखे बालों में, और पानी के पास ले जाके देखो, पानी हल्का सा टिल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो वजह है, कोई तो है ऐसी वजह जो उस कंघे पर, उस कॉम पर आ गई, जिसकी वजह से पानी को अपना रास्ता चेंज करना पड़ रहा है। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है जी। तो वो थेल्स थे जिन्होंने पहली बार इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जब एम्बर को सिल्क के साथ रब करें तो एम्बर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिससे वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एम्बर ही वो अकेला मटेरियल नहीं था, एम्बर अकेला वो मटेरियल नहीं था जो इस तरह की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। एम्बर के अलावा और भी ऐसे कई सारे मटेरियल थे जो कि क्या कर रहे थे? इस तरह की प्रॉपर्टी को दिखा रहे थे। अब देखो, मैं बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूं, इस बात को जरा ध्यान से देखना है। ठीक है। मैंने क्या किया सर, यहां पर देखो, मैंने क्या किया, दो रॉड ली। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने दो रॉड ली। ये रॉड कौन कौन सी है सर? ये है ग्लास रॉड्स।
ये कौन सी रॉड्स हैं? ये हैं आपकी ग्लास रॉड्स। बात क्लियर है कि नहीं है? सही है। सिल्क से जब मैंने इनको रब किया, सिल्क से, वूल से मैंने क्या किया, इन दोनों रॉड्स को जब रब किया तो इन दोनों रॉड्स पर एक प्रॉपर्टी आई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन दोनों रॉड्स पर क्या हुई, एक प्रॉपर्टी आई। देखो अभी के लिए मैं इस पर एक साइन बना दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का विचार अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता है, मुझे पता है, इतना तो आता ही है, लेकिन सारी बातें धीरे धीरे 1 by 1 सीढ़ी बाई सीढ़ी सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ये सोच के चलिए कि ये ग्लास रॉड्स हैं, इन ग्लास रॉड्स को जब मैंने सिल्क के कपड़े से जब रब किया तो इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आई। अब जब मैंने इनको देखा, इनको पास पास लेकर आया इन दोनों रॉड्स को, तो मैंने ये जाना कि इन दोनों में एक फोर्स लग रहा है जो कि रिपल्सन का फोर्स है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। समझना है इस बात को, ठीक है। इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आई, जब मैं इन दोनों रॉड्स को आपस में पास में लेकर आता हूं तो मैंने देखा कि दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं। अरे भाई ऐसा भी हो रहा है, अच्छा। मैंने क्या किया, एक और तरह का मटेरियल लिया, एक और तरह का मटेरियल लिया। वो क्या लिया सर, मैंने क्या ली सर, मैंने ली प्लास्टिक की रॉड्स। कौन सी रॉड्स ली सर, प्लास्टिक की रॉड्स ली। ये जो रॉड है ये मैंने लेनी सर प्लास्टिक की। किसकी सर, प्लास्टिक रॉड्स। बात क्लियर है कि नहीं है? इन प्लास्टिक रॉड्स को ही मैंने सिल्क से या कैट्स फर से, ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ दो, ठीक है, इनको भी सिल्क से या कैट्स फर से मैंने क्या किया, रब किया। और रब करने के बाद मैंने क्या देखा कि सर इन पर भी एक तरह की प्रॉपर्टी आ गई है। अभी मुझे नहीं पता कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, बस मुझे ये पता है कि हाँ इनके पास एक जादू आ गया है, इनके पास एक जादू आ गया है। और वो जादू कुछ ऐसा था कि जब मैं इन दोनों रॉड्स को भी पास में लेकर आता हूं तो मैंने देखा कि सर ये भी एक दूसरे को रिपल कर रही है, एक दूसरे को भगा रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को भगा रही है। लेकिन मैंने एक और चीज देखी, क्या, कि जब मैं एक प्लास्टिक की रॉड को एक गिलास रॉड के पास में लेकर आता हूं तो सर ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल सी बात है, थेल्स ने बस ये देखा था, एम्बर को रगड़ा सिल्क से तो एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी आ गई। मैं उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं अभी भी, कि मैंने सिल्क से ग्लास रॉड को रब किया, सिल्क से ही प्लास्टिक रॉड को या कैट्स फर से प्लास्टिक रॉड को रब किया, इन पर भी एक तरह की प्रॉपर्टी आ गई। और मैंने क्या किया सर, इनके लिए इन पर काफी सारे ऑब्जर्वेशन किए। भाई मैं तो साइंटिस्ट हूं, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा, तमाम एक्सपेरिमेंट कर डालूंगा अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए। तो भाई मैंने क्या किया, यहां पर तमाम एक्सपेरिमेंट कर डाले और फिर मैंने ये देखा कि जब ग्लास रॉड को पास लेकर आता हूं दोनों भगा रही हैं, प्लास्टिक रॉड को पास में लेकर आऊं दोनों एक दूसरे को भगा रहे हैं। लेकिन अगर एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को पास में लेकर आऊंगा एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, मींस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ तो बात है। जब इस तरह के तमाम ऑब्जर्वेशंस की गई, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो हमें पता चला कि दो तरह की एंटिटी हैं। सर कितनी, सर दो तरह की एंटिटी हैं, यहां लिख लेते हैं, टू एंटिटीज। हाँ जी सर, क्या लिखा सर, टू एंटिटी। यहां पे दो तरह की एंटिटी हैं और दोनों एंटिटी को हमने क्या नाम दिया सर, एक हमने नाम दिया अलाइक चार्जेस, अलाइक चार्जेस, और नाम दिया क्या सर, लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस और क्या नाम दिया, लाइक चार्जेस। टेंशन मतलब चार्ज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सारी बातें बताऊंगा धीरे धीरे 1 by 1, लेकिन ध्यान से अभी जो कह रहा हूं सुनते जाओ सही तरीके से। ओके सर, ओके सर, जी सर, समझ में आ रहा है, जी सर, ये ओके। हमने क्या सर, दो एंटिटी देखी, अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस। इसमें क्या कहा, क्या देखा सर, हमने देखा सर दो तरह की चीजें हो रही हैं। क्या, कि जब एक एक ऐसे तरह के मटेरियल हैं, ठीक है, जिनको पास में लाने पे दूर भाग रहे हैं, और कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी पास में ला रहे हैं तो पास में आ रहे हैं, दो तरह की चीजें हो रही है, ठीक है। तो हमने वही नाम दे दिया कि अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस, ठीक है। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस कौन से थे, अनलाइक चार्जेस वो चार्जेस थे जो कि क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, क्या कर रहे थे सर, अट्रैक्ट कर रहे थे। और वहीं अगर बात करूं लाइक चार्जेस की, तो लाइक चार्जेस कौन से थे, जो एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। तो इतनी सी बात समझ में आई आपको, ठीक है। क्या बताया हमने कि अनलाइक चार्जेस जो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे थे सर, रिपल कर रहे थे। इतनी सी बात हमारी हो गई थी। अच्छा बात करें इस चार्ज की, या कि चार्ज आया कहां से, ये चार्ज आखिर
आया कहां से, तो भाई इस बात को समझ लेंगे हम सही तरीके से। आप जानते हैं दुनिया की हर चीज, इवन हम इंसान भी किससे मिलके बने हैं? आपने कहा सर एटम से। किससे मिलकर बने हैं? एटम से। उस इस एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं। तीन फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं जिनका नाम आपने बखूबी सुना होगा इलेक्ट्रॉन, जिनका नाम आपने बखूबी सुना होगा इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा प्रोटॉन, और आपने ये भी सुना होगा न्यूट्रॉन। हाँ जी, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना तो आज ही सुन लो। सुन लिया कि नहीं सुन लिया? ठीक है। एटम में रहते हैं तीन पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये पढ़ रखा है तो आप ये जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि सर ये होता है सर आपका एक एटम, मान के चलना ये होता है आपका एटम लगभग 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का। और एटम के अंदर होता है सर एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की जो रेंज होती है ना, ये लगभग होती है 10⁻⁻15 मीटर की। ठीक है, एक फेम्टोमीटर। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं सर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं कुछ ऑर्बिट्स। इस न्यूट्रॉन के अराउंड और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं आपके क्या? ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट्स पे एक और एलिमेंट, ठीक है, एक पार्टिकल रहता है, फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि कौन है सर? आपका इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का अपना मास होता है, और मास होगा तो इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बात जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना, इतना हम 11th में जानते हैं कि अगर दो बॉडी के पास मास है तो सर वो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ऐसे ही हमने यहां देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स भी है, यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स भी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स आया कैसे? ये इलेक्ट्रिक फोर्स आखिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आया कैसे? तो भाई इसके पीछे क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एक प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी, ये इनकी खुद की एक प्रॉपर्टी है। किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खुद की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, उसी को हमने चार्ज नाम दिया। उसी को हमने क्या नाम दिया? चार्ज नाम दिया है। बात समझना है इस बात को। ओके, अगर मैं बात करता हूं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हाँ जी सर, किसकी बात करूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन की। तो इस बात को समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे रहे हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो एक्स्ट्रा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी देखा, क्या देखा कि सर ये होता है चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए जी, इस टॉपिक को जरा थोड़ा सा यहीं पर होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा सा वापस यहीं पर आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इस बात को समझना। हमने यहां पर चार्ज की, ठीक है, या फिर इस प्रॉपर्टी की दो कैटेगरी कर दी थी, अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस। हमने ये बताया अनलाइक चार्जेस क्या थे? जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे सर? रिपल कर रहे थे। इतनी बात हमने क्या कर ली थी? जान ली थी। आप इस बात को जानते हो, आप इस बात को जानते हो, मान लो आपका बैंक बैलेंस -300 रुपए है। पैसों के उदाहरण जल्दी समझ में आते हैं। मान लो आपका बैंक बैलेंस -300 रुपए है। आपने क्या किया? प्लस के 300 रुपए दे दिए। प्लस 300 रुपए देने का मतलब बैंक खाते में जाके 300 रुपए दे आए। तो क्या ये प्लस 300 -300 को न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगा सर? जीरो कर देगा। आपने कहा हाँ सर। तो यही चीज हमें यहां भी देखने के लिए मिली कि लाइक जितना अनलाइक चार्ज को उतने ही लाइक चार्ज से मिला दिया जाए तो वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सिंपल सी बात समझना। हमने क्या देखा सर? यहां पर जितना हमने क्या लिया चार्ज अपोजिट, उतना ही क्या होता है सर? जितना चार्ज सर, एक तरह से समझना, एक तरह की एंटिटी को उतनी ही अमाउंट की एंटिटी दूसरी टाइप की एंटिटी से अगर मिला दें तो सर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस बात को भी ध्यान से समझना कि जब मैं ग्लास रॉड को सिल्क से रब करता हूं तो जितना चार्ज, ठीक है, क्या किस पर आता है? इन दोनों रॉड पर आता है, उतना ही चार्ज सिल्क पर आता है, लेकिन अपोजिट कैटेगरी का। कैसा? अपोजिट कैटेगरी का। बात समझना, मतलब जो प्रॉपर्टी इस पर आई है ग्लास रॉड पर,
उतनी ही प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है, या वही प्रॉपर्टी क्या है सिल्क पर, लेकिन अपोजिट टाइप की। हमने कहा ना क्या है, दो एंटिटी है, ठीक है, अपोजिट टाइप की। जब इस ग्लास रॉड को सिल्क के पास लेकर जाएं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आपस में रख दें तो क्या होगा सर, वो एक दूसरे को थोड़ी देर बाद अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे, या साफ साफ कहा जाए एक दूसरे को ये दोनों क्या कर देते हैं, फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, न्यूट्रल कर देते हैं। क्या बात समझ में आई? तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर चार्जेस की दो कैटेगरी बांटी, ठीक है, क्या की सर, चार्जेस की दो कैटेगरी बांटी। यहां मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने चार्ज की दो कैटेगरी बांटी, जिसमें एक को उन्होंने बताया पॉजिटिव और एक को उन्होंने बताया नेगेटिव। एक को उन्होंने बताया पॉजिटिव, एक को उन्होंने बताया क्या, नेगेटिव। किसने बताया? एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने चार्ज के दो कैटेगरी बांटी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, एक को बताया पॉजिटिव और एक को बताया नेगेटिव। अब आप जानते हो, अब उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव पॉजिटिव सर क्या हो जाएंगे सर, लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे सर, लाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस की बात करें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लीजिए ये हो गए अनलाइक चार्जेस। अब आप जानते हैं सर, अब आप जानते हैं क्या, कि सर जितना पॉजिटिव लोगे उतना नेगेटिव ले लोगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लीजिए हो गया काम। समझ में आई? इतनी सी बात नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर आया उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क पर आया, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। क्या कर रहे थे सर, एक दूसरे को अट्रैक्ट। और जब आप इन दोनों को आपस में रख दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, दोनों को दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी खत्म। बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी सी। चलिए जी, अब आगे की बात करें सर। चलिए जी, इस एग्जांपल को यहीं की यहीं मिटाते हैं। अब यहीं वापस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, मैं चार्ज को एक्सप्लेन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी। मैंने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर खुद की ही एक प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। और हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसा कि हमने कहा चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव कैटेगरी का। कैसा नेगेटिव होता है सर? और जो ये लास्ट में मैंने लिखा है ना सी, ये है कूलम। ये क्या है, यूनिट है किसकी, चार्ज की। किसकी यूनिट है सर, चार्ज की। अरे भाई बाजार जाते हो, मान लो आप बाजार गए आलू लेने के लिए, तो क्या आलू वाले से ये तो बोलोगे 2 किलो आलू दे दो, तो ये किलो वर्ड लगा रहे हो, क्या है, यूनिट ही तो है। भाई किराने की दुकान पे गए चीनी लेने के लिए, 2 किलो चीनी दे दो। तेल लिया 2 लीटर तेल दे दो, ये लीटर क्या लगाया भाई, यूनिट ही तो लगाई। यूनिट की तो जरूरत पड़ती है ना। तो बेटा ये वही है सी क्या है, कूलम। कूलम बेसिकली एक वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है, उससे हमने यहाँ पर कैसे यूज किया है सर कूलम को, एज अ यूनिट। किसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और ये जो आप देख रहे हो ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड। ओके जी, किसका, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का। कितनी सी बात समझ में आई? इसके साथ ही अगर हमें इसका मास भी याद हो जाए इलेक्ट्रॉन का तो कोई बुरी बात नहीं है, याद कर लो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर है कि नहीं है? सही है। अच्छा जी, आपने सर इलेक्ट्रॉन को तो बता दिया, प्रोटॉन का भी बता दो। प्रोटॉन का क्या होता है तो देखिए जी सर, प्रोटॉन पर सर होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कितना होता है सर, इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है। इसीलिए अब बात समझना, इसी बात को समझना कि भाई मान लो मेरे पास अभी मार्कर रखा है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जो इसके एटम है जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कोई भी मटेरियल मेरे पास है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है उतने ही प्रोटॉन उसके पास है। इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज इस मटेरियल के पास है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए ये जो मटेरियल मेरे पास है क्या है सर, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर मुझे इसे चार्ज करना है, इसे इलेक्ट्रीफाइड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सर इसे रब करना पड़ेगा। रब करूंगा या किसी और तरीके से इसे इलेक्ट्रॉन दूंगा, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक इमेजिन वगैरह के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी पर देने के बारे में। ठीक है,
बेसिकली यही होता है, यही फैक्टर वो इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से बॉडीज क्या हो जाती हैं, सब चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, बताऊंगा अभी। ठीक है, थोड़ा आराम से इंतजार करो। अब यहाँ पे बेटा ये भी याद कर लेना, मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपको याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ये कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है जी, इतनी बात याद रखेंगे। अच्छा, ऐसी बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता बेटा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, हल्का ज्यादा होता है। कितना हल्का सा ज्यादा होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, सवाल आ रहा है यही सवाल कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कैसे। पहली बात, प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में तो बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, तो ये प्रोटॉन यहां पर इतने सारे कैसे एक दूसरे के साथ है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन पर जब कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रॉन पर जब कोई चार्ज है ही नहीं तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कैसे बधा हुआ है। तो भाई इसका सिंपल सा रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। चार फंडामेंटल फोर्सेस में से एक और फंडामेंटल फोर्स है जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से यहां पर सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं सर, जकड़े हुए, बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से क्या हुए हैं, जकड़े हुए हैं। लेकिन बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं उसमें क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं भाई, चक्कर काट रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच में तो हैवी इलेक्ट्रिक फोर्स है भाई, ये भी बंधे हुए हैं लगभग। लेकिन जो बाहरी ऑर्बिट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनका इससे प्रोटॉन न्यूक्लियस से इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो वो जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या रहते हैं सर, फ्री होते हैं, उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। थोड़ी बहुत एनर्जी देने को तुरंत भाग जाते हैं, दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। जो बाहरी ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन है उन पर इतना इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता जितना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर है। तो जब थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो सर हम बस वही जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पे ऊपर क्या है, चार्ज है। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉडीज क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। क्या बात समझ में आई। तो अब तक हमने ये जान रहे थे कि रब किया प्रॉपर्टी आ गई। अब समझ में आया प्रॉपर्टी कहां से कैसे आ रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। सिल्क से जब हमने इन ग्लास रॉड को रब किया तो सरकार क्या हुआ, इस ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के कहां भाग गए, सिल्क में भाग गए। अच्छा जी, अच्छा जी, नई बात समझ में आई। देखो सिंपल सी बात समझना, ये थी आपके पास एक ग्लास रॉड, ये थी ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड ये अभी ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, लीजिए ले लिया। अब जब इस सिल्क क्लॉथ से मैं इस ग्लास रॉड को रब करूंगा तो जैसा कि मैंने कहा इसके जो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है वो उठ के कहां चला जाएगा सर, वो उठ के आ जाएगा कहां, सिल्क पर। और हमें सिंपल सी ये भी बात पता है भाई, सिल्क भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतना ही, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब मैंने इनको रब कर दिया, अपनी तरफ से कुछ एनर्जी लगा दी, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे ग्लास रॉड के वो उठ के कहां भाग गए सर, यहां भाग गए। लीजिए जी, तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। या साफ साफ कहा जाए इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाना क्या दिखा रहा है सर, चार्ज का बढ़ जाना, चार्ज का होना। ठीक है, यहां क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए मैंने ये कहा कि ये जो है सिल्क क्लॉथ ये नेगेटिव चार्ज वाला हो गया है। और सर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है या नेगेटिव चार्ज की कमी है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूं इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा हूं। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नेगेटिव चार्ज की कमी है, तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ का राजा बन जाएगा। तो सरकार ये जो है, ये जो रॉड है ये कैसी हो जाएगी सर, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इतनी सी बात आप समझ पाए, समझ पाए कि आखिर बॉडी कैसे चार्ज हो रही है, आखिर चार्ज क्या चीज है, ये आया कैसे, कहां से निकल के आ रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चार्ज के ऊपर पूरी चर्चा करें भाई, है ना।
जितनी ज्यादा भी नहीं, लेकिन जितनी जरूरी है आपके लिए, जितना इस इंट्रो क्लास में जरूरी है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। बताइए इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो दोबारा रिवाइज करना इन सब चीजों को, अपने नोट्स बनाते हो चलना सही तरीके से, ठीक है। इतने सबको आप नोट कीजिए, फिर चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर हम चर्चा करते हैं भाई। चलिए जी, चलिए जी सर, आपने इतना देख लिया, अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा चार्ज में? अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सर स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्या बात समझी सर? स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होता है सर आपका? वो होता है प्लस माइनस ई, सिंपल सी बात कह लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कह लो, प्रोटॉन पे कह दो, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना भाई साहब, जेई में क्वेश्चन आया, बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है सर? प्लस माइनस ई, सिंपल बात, 1.6 प्लस माइनस लगा लो इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात इतनी से क्लियर है? ये स्मॉलेस्ट चार्ज है भाई। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या देखी? दूसरी बात क्या देखी सर? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज सर, चार्ज के दो तरीके हमने देखे, चार्ज के दो प्रकार हमने देखे। एक तो हमने देखा पॉजिटिव, और एक हमने क्या देखा सर? नेगेटिव। क्या तीसरी बात समझ में आई? ठीक है, किसने बताया था सर? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था। चलिए जी, इतनी बात भी देख ली। तीसरी बात, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज सर, हमने यूनिट क्या देखी चार्ज की? तो हमने देखी सर, यूनिट होती है चार्ज की क्या? कूलॉम। क्या होती है सर? कूलॉम। इसे सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, बात क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आपके सामने अभी अभी जस्ट एक छोटी सी बात की कि ये मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है ये बी। मैं ये बात जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन, जब मैं इन दोनों बॉडीज को रब कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, मतलब बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना, इन दोनों बॉडीज को चार्ज करना चाह रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को या तो ए से बी में या बी से ए में जाना चाहिए। चलो मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स को ए से बी में भेज रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज दिया। तो इतनी बात मुझे समझ में आई कि सर, जब एक इलेक्ट्रॉन को ए से उठाकर बी में भेजा तो इसका मतलब ए पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और इस पर भाई साहब नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। इतनी बात समझ में आई? चार्ज दोनों पे इक्वली आ रहा है, बराबर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? चार्ज दोनों पे इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है, बस एक तो पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। हमने ये भी देखा सर, एक इलेक्ट्रॉन गए, अच्छा जी। जाने के लिए सरकार दो इलेक्ट्रॉन भी जा सकते थे, जाने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन भी जा सकते थे, जाने के लिए चार इलेक्ट्रॉन भी जा सकते थे। क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है? जी नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्या 1/3 इलेक्ट्रॉन जाएगा? जी नहीं, 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सिंपल सी बात समझना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जाएगा पैकेट की फॉर्म में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 15,000 इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? पैकेट के रूप में। तो हमने ये देखा, चार्ज को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो हमने देखा कि चार्ज आएगा सर दो तरह का, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरी बात हमने ये देखी, पैकेट के फॉर्म में जाता है, या सिंपल बात की जाए, ये जाता है इंटीजर, ठीक है। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो जो भी चार्ज आएगा वो कैसा आएगा सर? प्लस माइनस एन ई आएगा। यहाँ पर ई क्या है? ई ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 जो भी हम ले रहे हैं। प्लस माइनस क्या दिखा रहा है कि हमें पता है एक पर पॉजिटिव चार्ज आना है, एक पर नेगेटिव चार्ज आना है, तो मैंने दोनों चार्जों को एक साथ दिखा दिया कि बात कंप्लीट है कि नहीं है? सही है। तो इस चीज को ही हम क्या जानते हैं सर? इसी को हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या जानते हैं सर इसे? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान रख लीजिए, दिमाग के अंदर लिख लीजिए, छाप लीजिए, आंखों में तस्वीर खींच लीजिए, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन सही तरीके से समझ लो। बात क्लियर है कि नहीं है? सही है। क्या बात समझ में आई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटम मतलब पैकेट, ठीक है। आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। ये जो है प्लस माइनस एन, ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कितनी बात समझ में आई? चलिए जी, इसी के आगे एक और प्रॉपर्टी चार्ज की, इस बात को समझ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ जी, क्या चीज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का आप ध्यान रखना कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज कंजर्व होता है।
बात समझ में आई? हम एक बॉडी पर चार्ज डेवलप कर रहे हैं भाई, दूसरी बॉडी पर चार्ज बना रहे, क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन नेट चार्ज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। नेट चार्ज बोले तो जितना चार्ज अभी इन पर है उतना ही चार्ज बाद में भी है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां आ गए तो जितना पॉजिटिव इस पर है उतना ही नेगेटिव इस पर है। दोनों को आपस में मिला दूंगा, फिर से वही नेगेटिव, फिर से वही न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर से चार्ज जीरो। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, चलिए जी यहां देख लेते हैं, इसे यहां से अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज कंजर्व होता है। क्या बात समझे सर? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मान लो कि मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, कोई सा भी ऐसा ही है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में मान लो 3 बॉडी है, एक बॉडी ए, एक बॉडी ये बी, एक कोई बॉडी और ले लेता हूं सी, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए बॉडी पर मान लो पहले कोई चार्ज था -2 कूलम, इस बी पर कोई चार्ज था मान लो -3 कूलम, इस सी पर मान लो पहले का कोई चार्ज था मान लो 7 कूलम, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, इनको खूब यूं घुमा दिया अच्छे से। मान लो कोई बैग था, आइसोलेटेड कोई सिस्टम था, इसमें 3 बॉडी थी, यूं घुमा दिया अच्छे तरीके से। तो भाई मैंने देखा बाद में कि इनका चार्ज चेंज हो गया, ठीक है। ए पर मान लो चार्ज आ गया मान लो +3 कूलम, बी पर मान लो चार्ज आ जाता है आपका +4 कूलम। अब सी पर चार्ज बताओ कितना होगा? आपके लिए सवाल, सी पर बताओ चार्ज कितना होगा? अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज कंजर्व होता है। नेट चार्ज कंजर्व होता है। नेट चार्ज बोले तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। अच्छा, पहले चार्ज कितना था? आपने कहा -2 ए पर था, -3 बी पर था और +7 सी पर था। ये पहले का था। बाद में कितना हुआ सर? +3 यहां आया, +4 यहां आया और इस पर कितना आ गया? x आ गया। तो सर इस हिसाब से कितना चार्ज आना? तो आपने कहा सर 4 + 3 7, 7 से 7 गया, -2 -3, x इक्वल आ गया -5 कूलम। इसका मतलब सर यहाँ सी पर कितना चार्ज होगा? -5 कूलम चार्ज होगा। तो आप सीधी सीधी बात ये लिख लीजिए यहाँ पर कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम net charge is conserved. Net charge is conserved. क्या बात समझ में आई? इतनी सी बात, ठीक है, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज कंजर्व होता है। बात समझ में आई? चलिए एक और छोटी सी प्रॉपर्टी और ध्यान से देखेंगे सर, ये भी ध्यान से रख लेंगे, समझ लेंगे। चार्ज कम्स विद मास। हाँ जी, इस बात को समझ लीजिए। चार्ज comes with mass। ध्यान से समझ लो बेटा, ये प्रॉपर्टी क्या कही मैंने? चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस बॉडी के पास मास होगा ही होगा। या एक सवाल आपसे अगर मैं ऐसा पूछ लूं कि कोई बॉडी है जिस पर चार्ज है तो क्या उस पर मास होगा? उस बॉडी का कोई मास होगा? जी हाँ, उसका मास होगा। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो क्या उस पर चार्ज होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, इस बात को समझना है ना। मैंने क्या कहा? ये एक बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी है। इस बॉडी के पास अपना एक मास है, तो क्या इसके पास चार्ज होगा? नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है कि इसके पास चार्ज होगा। लेकिन मैंने कहा कि एक बॉडी है, इसके पास चार्ज है, और चार्ज है तो इसका मतलब एक बात समझ में आएगी कि चार्ज है तो इसके पास मास है। बात समझ में आई? यही मैंने कहा, चार्ज कम्स विद मास। ठीक है, क्या कहा? बॉडी पर मास तब आएगा जब इसके पास क्या है, बॉडी पर चार्ज तब आएगा जब इसके पास क्या है? मास है। चार्ज मास के साथ आता है, लेकिन मास हो और चार्ज ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मास होगा तो चार्ज होना ना होना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चार्ज है तो इस बॉडी पर मास होगा ही होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी और जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और चीज की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और वो क्या? ये जो मास होता है ना, मास, हाँ जी, ये जो मास होता है ना, ये बॉडी वाले मास की नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मास, द्रव्यमान। ठीक है, जो मास होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। हाँ जी, ऑन स्पीड, ये स्पीड पर डिपेंड करता है। अब आपके दिमाग के तार खुल गए, क्या कह रहे हो सर, मास और स्पीड पर डिपेंड कर रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होता मैं भाग रहा हूं स्पीड में और मेरा मास बढ़ जाए,
ऐसा तो नहीं होता है ना। मैं गाड़ी चला रहा हूं तेज स्पीड में और गाड़ी चलते चलते एकदम भारी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। आपको नॉर्मल लाइफ में आपको ऐसा पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत ही रिलेटिविटी पढ़ी है तो आपको ये पता चलेगा कि बेटा मास का फॉर्मूला होता है m इक्वल एम नॉट डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो एम नॉट आप देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज रेस्ट मास। जब कोई बॉडी रेस्ट पर है उसका तब जो मास है दैट इज एम नॉट। ओके, लेकिन अगर बॉडी क्या कर रही है, वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर वो मूवमेंट, वो मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड v है, तो भाई सिंपल सी बात समझना, उसके लिए मास का फॉर्मूला ये होगा। और यहाँ पे जो c देख रहे हो ना, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी सही, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अपनी नॉर्मल लाइफ में जो अपनी स्पीड होती है ना, ये v, ये जो v होती है ना, ये लेस देन c होती है, c से बहुत कम होती है भाई साहब। जब c से बहुत कम होगी तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और 1 माइनस 0 1, तो m लगभग बराबर आ जाता है किसके, m नॉट के। इसीलिए हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में, इसलिए हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में स्पीड की वजह से, क्योंकि हमारी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं, कंपेरेबल नहीं है किसके, सी के, इसलिए हमें हमारे जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, रेस्ट मास के। क्या बात समझ में आई। लेकिन अगर बात करूंगा कंपेरेबल स्पीड के, मतलब अगर आपकी स्पीड कंपेयर हो जाए किससे, सी से, तब भाई साहब वहां पर मास वेरी करेगा। साइक्लोट्रॉन, एक्सरे वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, वहां पर मास वेरी करेगा। तो यहाँ पर सीधी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, चार्ज मास पे है। लेकिन क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड है, जी नहीं, जी नहीं। हाँ जी, बात बिल्कुल सही कही मैंने भाई साहब, मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है आपका। क्या, चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। हाँ जी, लिख लीजिए इस बात को कहीं भी एक कोने में छिपा के, दिल में छुपा लो इस बात को। क्या जी, कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, मास स्पीड पर डिपेंड करता है, मास वेरी करता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज जो होता है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में भी भाग रहा है, उसका मास वेरी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज है वो वेरी नहीं करता। वो कल भी कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो जब स्पीड में होगा तब भी उसका चार्ज इतना ही होगा। क्या बात समझ में आई, क्या इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए जी, आज की इंट्रो क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है। आगे की जो क्लास होगी कूलम्ब्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की पूरी क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा कि कैसे दोनों सब्जेक्ट को हमने यूनिफाइड किया। हमने फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा। हमने चर्चा की किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज को जाना कि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या होता है सर, आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। दूसरी, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी, और इसमें भी हमने देखा कि पॉजिटिव जो चार्ज है, ध्यान रखना, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन दोनों में रहती है दुश्मनी। इन दोनों में क्या रहती है सर, दुश्मनी, एक दूसरे को भगाते हैं। लेकिन अगर बात करें अपोजिट चार्जेस की, एक प्लस एक माइनस, इनमें रहता है हमेशा प्यार, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके जी, यूनिट ऑफ चार्ज हमने जानी क्या होती है सर, कूलम होती है। हमने जाना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज जब भी जाएगा पैकेट की फॉर्म में जाएगा। हाँ, एक और चीज, अगर आपने बहुत ही खूबसूरत चीज क्वार्क के बारे में पढ़ रखा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा और आपको क्वार्क के बारे में समझाना चाहूंगा। ओके जी, एक काम करते हैं, मैं इतनी सी थ्योरी यहां से हटा देता हूं जिससे कि आपको समझा सकूं। ओके, ये सब आप नोट कर लेना सही तरीके से। ओके, अगर आपने इस थ्योरी के बारे में पढ़ रखा है, थ्योरी मतलब छोटा सा टॉपिक है क्वार्क्स के बारे में। किसके बारे में सर, क्वार्क्स के बारे में, बहुत ही छोटा सा आपके बारे में दे देते हैं क्वार्क के बारे में। क्या सर, क्वार्क जो होते हैं ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते, अभी भी रिसर्च चल रही है इनको ऊपर। क्वार्क जो होते हैं 6 तरीके के होते हैं, ठीक है। कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके के होते हैं। अप, टॉप, चार, फिर होता है आपका डाउन, स्ट्रेंज, और एक होता है आपका बॉटम। एक क्या होता है सर, आपका बॉटम। ये जो ऊपर जो 3 आप देख रहे हो ना, इनको हम कहते हैं अप टाइप क्वार्क। क्या कहते हैं सर इन्हें, अप टाइप क्वार्क।
ओके जी, आगे का पूरा लिख लेना। और जो नीचे वाले ये 3 क्वार्क मैंने लिखे हैं ना, इन्हीं को कहते हैं हम डाउन टाइप। ठीक है जी, क्या कहते हैं सर? डाउन टाइप क्वार्क कहते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो अप टाइप क्वार्क है ना, कहा जाता है इनके ऊपर चार्ज कितना होता है? +2e/3। हाँ जी, फ्रैक्शनल चार्ज है। अब बात समझे मैं क्यों कह रहा था, ठीक है, कि इनके बारे में, क्योंकि हमने अभी क्वांटाइजेशन चार्ज में देखा कि चार्ज जाएगा, पूरा जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन क्वार्क पे जो चार्ज बताया जाता है वो फ्रैक्शन में बताया जाता है। अप, टॉप, चार्म, इन तीनों क्वार्क को अप टाइप क्वार्क के नाम से जाना जाता है। इन पर चार्ज होता है 2/3e। और डाउन स्टेन्स बॉटम, जिन्हें डाउन टाइप क्वार्क कहा जाता है, और इन पर चार्ज होता है -e/3। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये रियली एग्जिस्ट नहीं करते, अभी भी रिसर्च चल रही है। तीसरी बात ये कि भाई साहब ये अकेला कभी नहीं होता है। क्या होता है? क्वार्क मिलकर पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है जी, क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं? पार्टिकल बनाते हैं, हेड्रॉन नामक पार्टिकल बनाते हैं, जिसका बेहद खूबसूरत एग्जांपल क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी, क्वार्क मिलकर क्या करते हैं? इन पार्टिकल्स को बनाते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्वार्क आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इस पर ज्यादा दिमाग भी नहीं मानना है, ठीक है, लेकिन आपको जो दिमाग मानना है वो मानना है यहाँ पर। यही आपके नीट जेईई की पेपर में आने वाला है, यही से कॉन्सेप्ट आपके तैयार होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जी, आज की क्लास का अंत हम यही करते हैं। हमने क्या देखा? अच्छा, मैं रिवाइज करा रहा था। कंजर्वेशन चार्ज देखा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज, ध्यान रखना कितना नेट चार्ज कंजर्व रहता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर किसके बारे में बात की थी? चार्ज के बारे में बात की थी कि कैसे चार्ज आएगा, किसके साथ? मास के साथ। मास स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, आज चार्ज के बारे में फुल चर्चा कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, बाय बाय।